हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए से। तो चैप्टर नंबर 5 को देखने वाले हैं जो कि 2027 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 5 के लिए किसी भी अलग से किताब या अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये इस वीडियो में चैप्टर को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिए से, जिसमें पहला पॉइंट आता है लोग यात्राएं क्यों करते थे। जिसमें यात्रा के बारे में देखने वाले हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। यात्रा करने के निम्न कारण थे, जैसे यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे भारत के लोग, हो सकता है कि भारत का लोग जैसे चीन चले जाए, चीन का लोग जो है और दूसरी जगह चले जाए। इस तरीके का यात्राएं क्यों किया करते थे। तो इसके निम्न कारण है कार्य की तलाश में, है ना, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते होंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, व्यापार करने के लिए, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्री के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल्स करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। लोग अगर मान लीजिए कि हम अभी जो है ना बिहार के पटना में रहते हैं और बिहार के पटना में रहते हैं, यहाँ पास में अगर काम नहीं मिल रहा, तो काम की तलाश में हम पटना से जो है बिहार के दूसरी जिला पर जा सकते हैं, जैसे हो सकता है कटिहार में जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्षेत्र में यात्रा करना पड़ेगा काम की तलाश में। प्राकृतिक आपदा अगर आ गया, बाढ़ आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गए, उससे बचने के लिए व्यापार करने की दृष्टि से, है ना, एक ही जगह पर तो व्यापार हो नहीं पाएगा। या तो सैनिक और पुरोहित, है ना, पुरोहित और तीर्थ यात्री के रूप में जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग यात्रा किया करते थे। साहस की भावना से प्रेरित होकर भारत में आने वाले यात्री अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में आया उज्बेकिस्तान से आए थे, है ना। तो याद रखेंगे कि अल बिरूनी जो है ये भारत कब आए थे, तो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, है ना। भारत आने वाले यात्री थे अल बिरूनी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी में आया था इटली से। तो मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे, तो मार्को पोलो इटली के यात्री थे और ये भारत कब आए थे, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आए थे और मार्को पोलो इटली के यात्री थे। ठीक है, इटली के रहने वाले थे और भारत में 13वीं शताब्दी में आए थे। उसके बाद इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे। तो याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश के नागरिक थे, तो मोरक्को के नागरिक थे और ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। उसके बाद अब्दुल रजाक ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, अस्मरकंद से आए थे। तो ये अस्मरकंद, ये जो है ना अस्मरकंद के रहने वाले थे अब्दुल रज्जाक और ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो याद रखना है फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी जो है, अल बिरूनी ध्यान दीजिएगा कि अल बिरूनी का जन्म स्थान उज्बेकिस्तान खवारिज में नाम की जगह में हुआ था। जन्म 973 में जिस जगह अल बिरूनी का जन्म हुआ था वह जगह शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। मतलब यह है कि अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान खवारिज में नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और ये जिस जगह पर इनका जन्म हुआ था उस जगह पर शिक्षा के लिए बहुत ही, जो वो जगह जो है ना शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, अल बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। भाषाएं इन्हें कई तरीके के आते थे, सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा का भी इनके अंदर में ज्ञान था। तो ये कई तरीके की भाषाएं बोल दिया करते थे, सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, संस्कृत भाषा भी बोला करते थे।
अल बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी, अल बिरूनी के यूनानी भाषा नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो प्लेटो के विचारों को पढ़ा करते थे। ठीक है, प्लेटो के विचारों को पढ़ा करते थे। उसके बाद अल बिरूनी भारत कैसे आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। तो सन 1017 ईस्वी में खवारिज्म पर आक्रमण हुआ था। अब ये भारत कैसे आए थे, तो क्या होता है कि 1017 ईस्वी में खवारिज्म पर, जहां पास में अल बिरूनी का जन्म हुआ था, वहां पास में आक्रमण हुआ, और यह आक्रमण सुल्तान महमूद गजनी ने किया था। ठीक है, मतलब 1017 ईस्वी में खवारिज्म पर महमूद गजनवी जो है इन्होंने आक्रमण किया। सुल्तान महमूद खवारिज्म पर आक्रमण करके यहाँ के जितने भी कवि थे, वो यहाँ के सभी, है ना, जितने भी कवि थे, यहाँ के सभी कवियों और विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लेकर के चले आए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि 1017 ईस्वी में खवारिज्म पर आक्रमण कर दिए थे सुल्तान महमूद गजनवी ने, और आक्रमण करने के बाद सुल्तान महमूद खवारिज्म पर आक्रमण करके यहाँ के सभी कवियों और विद्वानों को अपने साथ अपनी राजधानी लेकर के आए थे, और उसी में एक थे अल बिरूनी। और अल बिरूनी को याद रखना है कि किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ, है ना, महमूद गजनवी के साथ अल बिरूनी भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, छोटा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। जिन विद्वानों को महमूद अपने साथ ले गया था उनमें से अल बिरूनी भी एक थे। जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अल बिरूनी की भारत आने की रुचि और भी बढ़ गई। मतलब ये था कि महमूद गजनवी जो है वो अपने साथ में अल बिरूनी के लेकर के आए थे, और जब पंजाब का हिस्सा भी महमूद के नियंत्रण में आ गया, तब अल बिरूनी के भारत में आने की रुचि और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अल बिरूनी ने ब्राह्मण और पुरोहित यानी पंडित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत सीखे, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किए थे। किसने, अल बिरूनी। जब ये भारत आए तो ब्राह्मण और पुरोहित के साथ में रहे, संस्कृत भाषा सीखे, धर्म दर्शन के भी जो है ना ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, उसके बाद आता है किताबुल हिंद, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है किताबुल हिंद के बारे में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किताबुल हिंद जो है ना, यह किताब अल बिरूनी ने लिखी थी, और यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखना है, पूछा जाता है कि किताबुल हिंद के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है किताबुल हिंद के रचनाकार अल बिरूनी है। ठीक है, और किताबुल हिंद किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में, याद रखना है। इस किताब की भाषा बहुत ही सरल थी, ये किताब की भाषा बहुत ही सरल थी, और इस विस्तृत ग्रंथ में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भार तौल, मूर्ति कला, कानून के बारे में लिखा गया था। ये जो अल बिरूनी के द्वारा जो लिखा गया किताबुल हिंद है, इसमें जब ये यात्रा कर रहे थे, जितनी भी चीज को देखे सीखे वो सब को इस किताब में लिख दिए थे। चाहे वो ये ग्रंथ में धर्म के बारे में, दर्शन, त्योहार, खगोलीय विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथा, भार और तौल के बारे में, मूर्ति कला और कानून के बारे में किताबुल हिंद में लिख दिए थे। और ये कौन सी भाषा में है, तो याद रखना है कि ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह किताब 80 अध्याय में विभाजित थी। ये अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद जो है, जिसमें 80 अध्याय हैं। कितने, 80 अध्याय है, 80 अध्याय में ये विभाजित है। यह किताब एक विशेष तरीके से लिखी गई थी। इसमें शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर उसका वर्णन भी लिखा गया था। ठीक है, मतलब शुरू में एक प्रश्न पूछा जाता था, फिर उसका वर्णन लिख दिया जाता था। ठीक है, अंत में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती थी। अल बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि फारस में भी है, और अन्य देशों में भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। ये अल बिरूनी के द्वारा बतलाया गया है। ठीक है, अल बिरूनी ने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला था घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा था विज्ञान और चिकित्सक तथा खगोली शास्त्र, और चौथा को भी देख लेंगे, है ना, चौथा थे किसान और अन्य शिल्पकार। तो याद रखेंगे फारस में भी जो है ना 4 प्रकार के वर्ण थे। पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा वैज्ञानिक, है ना, और चिकित्सक तथा खगोलीय शास्त्र, और चौथा थे किसान और शिल्पकार वर्ग। ठीक है, ये 4 वर्ग फारस में भी बटे हुए थे।
ठीक है। और अल-बिरूनी जो है, अल-बिरूनी ध्यान देंगे, अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को माना, लेकिन उसने अपवित्र की मान्यता को अस्वीकार किया। और अल-बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। मतलब ये अल-बिरूनी का कहना था, लिखते हैं कि हर वह वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो अगर अपवित्र हो जाती है तो वो फिर से पवित्र होने की स्थिति को पूरी तरीके से प्राप्त करने की प्रयास करती है और ये प्रयास में सफल भी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचा देता है, ठीक है। ये बात जो है ना अल-बिरूनी ने लिखा है कि सूर्य जो है ना वो हवा को स्वच्छ कर देता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता, पृथ्वी पर लोग जी नहीं पाते। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों को खिलाफ थी, है ना, प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। तो अल-बिरूनी ने बतला दिया, जोर देकर के यह कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता और उसके अनुसार जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा और प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री। इब्न बतूता के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ये था चैप्टर 5 से रिलेटेड ये पार्ट 1 था। अगले वीडियो में पार्ट 2 को लेकर के आते हैं जिसमें इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके जो है ना जरूर बतलाइएगा, ठीक है। और इस चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।